तो जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल अपडेटेड इंडिया पे। तो उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। तो दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस अपने चैनल पे अपडेटेड इंडिया पे। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के टाइम पे जो साइंस है वो चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। और साइंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि ये रहता है कि हमें ये समझ नहीं आ रहा, साइंस में हमें बायोलॉजी वीक है, हमारी मोस्टली जो है बायोलॉजी वीक रहती है, जितना भी देखा जाए अक्सर स्टूडेंट्स की। तो आज हम बेसिकली साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं इसके आने वाले टाइम में। तो मैं इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट लेके आने वाला हूँ, जिसके हम अंदर मैं सबसे इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देने की कोशिश करूँगा और बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपका स्टार्ट कराऊँगा कि कोई भी बच्चा ईज़िली इसको समझ पाए और कर पाए। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको सिंपली बताने वाला हूँ कि साइंस में हम क्या-क्या पढ़ेंगे और साइंस में होता क्या है, कि हमें पढ़ना क्या है। उससे पहले ये तो देख लें कि हम साइंस के बारे में जो देखने जा रहे हैं, कि इसमें पढ़ना क्या है और क्या-क्या होता है, क्या-क्या नहीं होता है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि बेसिकली साइंस हमारे पास होता है कि आज के टाइम पे हमारे पास पढ़ाया जाता है कि साइंस में हमारे पास बेसिकली 3 ब्रांचेस में डिवाइड होता है। हमारे पास साइंस जो है, वो हमारा होता है, सबसे पहला हमारे पास आता है फिज़िक्स, जिसको हम हिंदी में भौतिक विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आता है हमारे पास केमिस्ट्री, जिसको हम रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। और तीसरा हमारे पास आता है बायोलॉजी। तो बेसिकली जो ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि बायोलॉजी में रहती है कि हमने इसको 10th के बाद पढ़ा ही नहीं है, हम तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में चले गए थे। तो इस तरीके से दिक्कत रहती है। तो हम बेसिकली सबसे पहले बायो को ही सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ताकि इसको जो है, जो कॉम्पिटिटिव कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बच्चा इसको पढ़ सकता है और साइंस क्लियर कर सकता है। दूसरा, कोई भी बच्चा जो मेडिकल फील्ड में जाने वाला है या फिर मेडिकल फील्ड से बिलॉन्ग करता है, तो उसको भी बेसिक्स लेवल अगर अपने क्लियर करनी हो, कि कई बच्चों का रहता है, जैसे फार्मेसी में रहता है कि बच्चों का कि फार्मेसी में चले जाते हैं नॉन मेडिकल पढ़ के, लेकिन उनका बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी जो होता है वीक होता है। तो इसको पढ़ने के बाद मैं गारंटी दे सकता हूँ कि किसी भी बच्चे का वीक नहीं रहने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले बायोलॉजी जो हमारे पास होती है, वो बायोलॉजी जो है हमारे पास, वो 2 वर्ड से मिलके बनी होती है, बायो और लॉगी। यानी कि बायो हमारे पास होता है बायोस, जिसको हम बोलते हैं लिविंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। और लोगी का मतलब यानी कि हमारे पास जो होता है वो होता है लोगोस, जिसको हम बोलते हैं स्टडी। यानी कि बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, उसको बायोलॉजी टर्म दी गई है। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी हमारे पास टॉपिक होता है या फिर कुछ भी होता है, तो उसकी कोई ना कोई डिस्कवरी करता है। तो जो हमारे पास बायोलॉजी है, इसकी यानी कि हमें जो फादर बोलते हैं, तो फादर ऑफ बायोलॉजी हम किसको बोलते हैं? वो हम बोलते हैं एरिस्टोटल को। यानी कि जो हम अगर देखा जाए तो बायोलॉजी की स्टार्ट किसने की थी? एरिस्टोटल ने की थी। हमारे जो बायोलॉजी के हैं, इनको फादर माना जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे स्टडी करना बायोलॉजी बोला जाता है, तो वैसे ही हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो हमारे पास यहाँ मेनली बेसिकली दो टाइप में डिवाइडेड है। वैसे तो जो होते तो ज़्यादा है, माइक्रोबायोलॉजी भी होती है, अलग अलग होते हैं, लेकिन बेसिक जो हमारे पास होते हैं वो एक होती है जूलॉजी। इसके अंदर हम जो है इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान। यानी कि हम इसके अंदर बेसिकली एनिमल्स या फिर हम जो जीव जंतु हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, हम भी जीव जंतु में ही आते हैं। तो जैसे कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है हमारे पास? एरिस्टोटल। वैसे ही जूलॉजी के जो हमारे पास है, उनके फादर भी हम एरिस्टोटल साहब को ही बोलते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आ जाते हैं, दूसरी हमारे पास होती है बोटनी। बोटनी यानी कि जो हम प्लांट्स के ऊपर जो खोज करते हैं या फिर प्लांट्स के बारे में जो स्टडी करते हैं, वो हमारे पास बोटनी में आ जाती है। तो बोटनी के जो फादर रहेंगे हमारे पास, वो हमारे पास रहेंगे थियोफ्रेटस। थियोफ्रेस्टस, ये हमारे पास बोटनी के रहने वाले हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन हो गए? एरिस्टोटल। जूलॉजी के कौन हो गए? एरिस्टोटल। और बोटनी के भी कौन हो गए? थियोफेस्टस। तो बेसिकली हमें क्या है कि यहाँ पे जो है बिल्कुल एक स्टोरी की तरह लेके चलना है, कि बेसिकली कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो उस तरीके से अगर आप करके चलोगे तो इजी रहेगा आपके लिए भी। अब बेसिकली आप ये मान के चलो, देखो कि जो हमारे पास ह्यूमन बॉडी होती है, तो वो कैसे बनी है।
कभी ना कभी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता ही है, जो ह्यूमन बॉडी है वो हमारे पास कैसे बनती है क्या नहीं है। अगर आप कोई भी मशीन भी लेके चलोगे ना, तो मशीन के अंदर भी हमारे पास क्या होता है कि छोटे से छोटे पार्ट्स को हम असेंबल करते हैं, पार्ट्स को जोड़ते हैं। वो पार्ट भी हमारे पास किसी से बना होता है, जैसे कॉपर से बना है या फिर किसी चीज से बना है, यानी कि कॉपर से पार्ट बनेगा, फिर पार्ट से हमारे पास असेंबल होकर मशीन बनेगी, उसकी वर्किंग होती है। इसी तरीके से होती है ह्यूमन बॉडी भी, एक तरीके से मशीन मान के चलो। तो हमारे पास जो बेसिक यूनिट जिससे हमारे बनता है वो होता है हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी, जिसको बोला जाता है वो बोला जाता है सेल को। यानी कि जो सेल है वो स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि जो सेल्स हैं वो कंबाइन होते हैं और बनाते क्या है हमारे पास टिश्यूज। उसके बाद हमारे पास टिश्यूज जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं और हमारे पास क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन। और जो ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो हमारे पास बनाते हैं क्या, ऑर्गन सिस्टम। फिर उसके बाद हमारे पास जो ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होते हैं तब जाके हमारे पास क्या बनती है, एक ह्यूमन बॉडी। यानी कि सबसे पहले सेल, सेल कंबाइन होने के बाद हमारे पास क्या बना रहे हैं, टिश्यूज, टिश्यूज कंबाइन होने के बाद हमारे पास बना रहे हैं ऑर्गन, ऑर्गन्स कंबाइन होने के बाद हमारे पास बना रहे हैं ऑर्गन सिस्टम, देन ह्यूमन बॉडी। अब हमारे पास जो होता है कि ऑर्गन जो हम देख रहे हैं ऑर्गन सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि क्या क्या होता है इसके अंदर। हमारी जो ह्यूमन बॉडी के हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं। यानी कि एक तरीके से जैसे कि आप बोल सकते हो कि कोई भी हमारे पास मशीन है तो हर एक मशीन का अलग अलग काम होता है। वैसे ही हमारे पास जो ऑर्गन सिस्टम है वो डिफरेंट डिफरेंट उसमें डिवाइडेड करे गए हैं कि हर जैसे खाना खा रहे हैं तो उसको डाइजेशन अलग कर रहा है, हम सांस ले रहे हैं या सोच रहे हैं या हम ब्लड जा रहा है, तो हर एक अलग अलग सिस्टम होता है। तो ऑर्गन सिस्टम में सबसे पहला सिस्टम जो हमारे पास आता है वो आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि हमें पढ़ना क्या क्या है, डीप में आगे आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम ऊपर से देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारे पास जहाँ पे डाइजेस्ट होता है खाना है वो कैसे होता है, तो सारा कुछ इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, इसके अंदर हमारा स्टमक आ जाता है, जीआईटी ट्रैक आ जाता है, सारा हम डीप में पढ़ेंगे आगे जाके। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं कि हाँ हमारी जो सांस है वो कैसे ली जाती है, कैसे कैसे लंग्स वर्किंग करती है, एल्वियोली का क्या काम होता है, सारा कुछ के अंदर पढ़ेंगे। तीसरा हमारे पास आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद मैं आपको सिस्टम्स के बारे में बेसिकली बता देता हूँ क्या क्या होता है, कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, उसके बाद आता है हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद हमारे पास आता है स्केलेटल सिस्टम। अपने साथ साथ नोट्स बनाते रहना, तो क्योंकि नोट्स अगर बने रहते हैं तो इजी रहता है बाद में हमें रिवाइज करना। लास्ट में हमारे पास आता है मस्कुलर सिस्टम। तो इन सिस्टम्स में बेसिकली होता क्या है, तो दो के बारे में हमने देख लिया। बेसिकली क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास जो डाइजेस्टिव होते हैं इसके अंदर अलग अलग आता है, इसके भी एडीएम ही होता है, एड्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म। ये आगे बेसिकली मैं आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ाऊंगा कि जो हमारे पास मेन मेन है। तो रेस्पिरेटरी में हमारे पास आता है कि हम जो सांस लेते हैं वो कैसे होता है, एल्वियोली वर्क कैसे करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास हम मेनली पढ़ते हैं इसके बारे अंदर अपने हार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसे हो रही है, कौन सी नसें हमारे पास लेके जा रही हैं और कौन लेके आ रही है, रेड ब्लड सेल्स है वो कैसे जा रहे हैं, या फिर जो हमारे साफ खून है वो कैसे जा रहा है। उसके बाद हमारे पास होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम भी आगे दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, सीएनएस और एएनएस में, वो भी आगे बेसिक पढ़ाऊंगा आपको। तो नर्वस सिस्टम के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में कि हमारे जो कमांडिंग सेंटर होता है। उसके बाद आता है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो हमारे पास अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं, जैसे वर्क कैसे करते हैं, कौन सा ग्लैंड का कौन सा काम होता है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम आते हैं कि जो ह्यूमन को रिप्रोड्यूस करने का फिनोमिना है वो कैसे है, को तो कैसे कैसे हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो हमारे पास होता है
इसके अंदर जो मेल का स्पर्म कैसे और एग बन के फीमेल का वो कैसे एक न्यू चाइल्ड को डेवलप कर सकता है। उसके बाद आता है हमारे पास स्केलेटल सिस्टम, यानी कि जो हमारी हड्डियां हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में वो कैसे कैसे डिवाइडेड है, कौन सी हड्डी हमारी लार्जेस्ट है, कौन सी स्मॉलेस्ट है, और कौन सी हड्डी का क्या क्या वर्क होता है। उसके बाद हमारे पास आता है मस्कुलर सिस्टम, यानी कि जो हमारी मसल्स हैं वो कैसे कैसे कौन कौन सी क्या काम करती हैं। तो बेसिकली हमारे जो ऑर्गन सिस्टम है इसके अंदर यही यही सब चीजें हैं। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे बायोलॉजी के फादर हैं वो कौन बताए थे मैंने, फादर ऑफ बायोलॉजी, जो हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी थे कौन थे, एरिस्टोटल। तो जो हमारे एरिस्टोटल जो फादर थे इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिया एनिमोलियम। तो उनकी बुक का नाम क्या था, हमें जैसे दिख रहा है हिस्टोरिया एनिमिलिया, तो मैंने एनिमिलियम, तो इस नाम से ही क्लियर हो रहा है यानी कि हिस्ट्री है, और एनिमिलियम यानी कि हम एनिमल्स के बारे में। ये किसके लिए थी, जूलॉजी के लिए। जैसे कि मैंने बताया था आपका कि बायोलॉजी के फादर थे एरिस्टोटल और जूलॉजी के भी एरिस्टोटल, और उन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमिलिया। तो जूलॉजी के वैसे ही जैसे जूलॉजी के हमारे पास थे ये, वैसे ही हमारे पास क्या थे, जूलॉजी की हो गया हमारे पास हिस्टोरिया एनिमिलिया, ये जो बुक थी इन्होंने इसके बारे में इसके डिटेल्स में ही बताया था कि जो जो इन्होंने पढ़ा है इनकी सारी थ्योरीज इनके अंदर इसकी थी। तो एनिमिलिया यानी कि आपको बता दिया मैंने, इनके अंदर सारे हम भी आ जाते हैं, मेमल्स आते हैं, सब आते हैं। वैसे ही हमारे पास बोटनी, जो हमारी बोटनी है उसके हमारे पास जो थे फादर कौन थे हमारे पास, थियोफ्रेस्टस, जैसे मैंने पहले बताया था। और इन्होंने भी सेम बुक लिखी थी अपने प्लांट्स किंगडम की, हिस्टोरिया प्लेंटियम। तो जैसे कि वर्ड से साफ क्लियर हो रहा है, प्लांटेरम यानी कि प्लांट्स के बारे में इन्होंने बताया था इस बुक के अंदर, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट ने लिखी थी, ये बोटनी के ऊपर हो गया हमारे पास। अब फर्दर मैं आपको आगे बताने वाला हूँ फिजिक्स के बारे में। बेसिकली हम जो फिजिक्स के अंदर हैं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स पढ़ते हैं, हम अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं। इसके अंदर हम ज़्यादा ज़्यादा जो हमारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो ज़्यादा कवर होता है वो होता है हमारे पास वेव्स के बारे में, कि जो हमारी वेव्स होती है हमारे पास कौन कौन सी वेव होगी, रेडियो वेव्स हो गई हमारे पास, और हमारे पास और कौन कौन सी वेव होती है, माइक्रोवेव होती है, माइक्रोवेव। उसके बाद इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड रेज। उसके बाद यूवी होती है, विजिबल होती है हमारे पास, सॉरी पहले उसके बाद यूवी होती है, और एक्सरे होती है, देन गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज। तो जो ये सब चीज़ें हमारे पास ये रेज है, इनमें जो हमें मेन पढ़ना होता है इनके अंदर की क्या होती है रेज के अंदर, तो हमें सबसे पहले पढ़ना होता है हमारे इसकी वेवलेंथ, जो हमारी वेवलेंथ की क्या कौन कितनी ज़्यादा किसकी वेवलेंथ है। और दूसरे नंबर में पढ़ना होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का ये है कि वेवलेंथ अगर बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, कम होगी, और अगर वेवलेंथ हमारी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमारी बढ़ेगी। यानी कि दोनों क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जो इनकी है कि किसी कितनी ज़्यादा वेवलेंथ है, किसी कितनी कम फ्रीक्वेंसी है, इन सबको याद करने की एक ट्रिक होती है। मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ, एक इसकी बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है। रात में आई वो उड़ कर एक्स से जी को, तो क्या है ट्रिक, आर से रेडियो वेव्स, एम से माइक्रोवेव, इन से इंफ्रारेड, वी से विजिबल, यू से यूवी, एक्स से एक्सरे, जी से गामा, और सी से कॉस्मिक। तो इसमें क्या है हमारे पास, ये ट्रिक है कि यानी कि रात में आई वो उड़कर एक्स से जी को। इसमें अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो वेवलेंथ हमारी क्या होगी, इसके अंदर इंक्रीज होगी। इसी के अपोजिट लेफ्ट साइड में फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे पास, डिक्रीज होगी। वैसे ही अगर राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा, वेवलेंथ हमारे पास डिक्रीज और फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे पास, इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज। डेट मीन्स सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेडियो वेव्स की, और सबसे कम किसकी होगी, कॉस्मिक वेव की। या इतनी बात समझ में आ गई। इतना ये सबसे बहुत अच्छी ट्रिक है ये याद करने की, मैं ऐसे याद करता हूँ, अगर आपकी कोई और ट्रिक है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। बेसिक यही होता है,
बाकी सारा डिटेल्स में मैं आगे आपको फर्दर पकड़ाऊंगा फिजिक्स में। उसके बाद हमारे पास जो अगला सब्जेक्ट आता है वो होता है हमारे पास क्या, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री बेसिकली आपको, जैसे कि आपने बताया था कि रसायन विज्ञान, यानी कि केमिकल्स के बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि केमिकल्स में जैसे मीथेन हो गया, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, किस किस केमिकल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कौन किसके साथ बाउंड करता है, इसके अंदर हम डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। इसके क्या क्या होता है, मेन जो हमें फोकस अभी फिलहाल करने वाले हैं वो हम बायोलॉजी पे करने वाले हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी पे इसलिए क्योंकि बायोलॉजी 10th के बाद काफ़ी बच्चों का भी बन जाता है कि नहीं कर पाए या फिर कुछ भी डाउट्स रहते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी को हम डीप में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग हमने इस करनी है सेल से। तो स्टार्टिंग हमारी सेल से ही होती है। सबसे पहले सेल, सेल क्या है, हमारे सेल की स्टडी करेंगे। तो सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। क्या बोला जाता है हमें, साइटोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। अब हमें पता है कि सेल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज, टिश्यूज। तो टिश्यूज की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी। लॉजी मीन्स स्टडी, हिस्टो मीन्स टिश्यू, यानी स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी। उसके बाद हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं बिल्कुल छोटे पार्टिकल में। तो उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी यानी कि माइक्रो बिल्कुल छोटे छोटे जो न्यूक्लियस। तो माइक्रोबायोलॉजी के हमारे पास फादर कौन थे, हमारे पास इनके ये थे हमारे पास ए वी ल्यूएनहॉक, एंटोनी वैन ल्यूएनहॉक। इनका फुल नेम क्या था हमारे पास, जो इनका फुल नेम था हमारे पास, एंटोनी वैन ल्यूएनहॉक। जो हमारे पास एंटोनी वैन ल्यूएनहॉक है, इनका नाम याद रखना क्योंकि ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट में आने वाले हैं। मैं इनको आगे बताने वाला हूँ कि क्या है। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारे सेल्स के या फिर बेसिक स्टडी वगैरह के बारे में कि क्या क्या होता है क्या है। अब आप कोई भी चीज़ मान लो कि कोई भी है, तो किसी न किसी ने उसकी डिस्कवरी करी होती है। आप कोई भी चीज़ मान लो, जैसे कि हम आज के टाइम पे बच्चे क्या करते हैं, पबजी खेलते हैं या फिर कुछ भी खेलते हैं। तो किसी न किसी चीज़ की जाके करते हैं कि यार पबजी ही ले लो आप। हम जाते हैं, लूट करते हैं, वहाँ पे गन्स ढूँढते हैं, ये भी है, ठीक है? तो गन्स ढूँढने के बाद कोई किसी में मिली, नहीं मिली, अगले में जाके देखेंगे अच्छी-अच्छी गन ढूँढेंगे कि यार जीतना है यार, सीधी-सी बात है। तो वैसे ही इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने। बट वही बात है यार कि पहले अटेम्प्ट में तो कोई सही नहीं रहता, लेकिन कि सही मिले ना मिले, तो इन्होंने करी तो थी सेल की डिस्कवरी, लेकिन डेड सेल की। इन्होंने मृत कोशिका की डिस्कवरी की थी, यानी कि इनको डेड सेल, और कब की थी, 1665 में। यानी कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया था, सेल की डिस्कवरी। इन्होंने देखा था कि हमारे पास सेल है, लेकिन डेड सेल की डिस्कवरी हुई थी इस टाइम पे। इसके बाद हमारे पास जो डेड सेल की डिस्कवरी हो गई, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट पर्सन आए वो है एंटोनी वैन ल्यूएनहॉक, जो कि मैंने आपको भी बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। एंटोनी वैन ल्यूएनहॉक फर्स्ट लिविंग सेल। और हमारे पास सबसे पहला लिविंग सेल क्या बना था, हमारे पास था, उसका सेल था बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। तो यानी कि एंटोनी वैन ल्यूएनहॉक ने सबसे पहले, अगर पूछा जाए तो ल्यूएनहॉक ने बैक्टीरिया की यानी कि लिविंग और सेल की डिस्कवरी की थी। डेड सेल देखो फादर तो रहेंगे, लेकिन ये, और एंटोनी ल्यूएनहॉक ने एक और किया था, प्रोटोजोआ की भी डिस्कवरी इन्होंने ही किया है। प्रोटोजोआ में फर्दर आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन पहले ये, उसके बाद इन्होंने स्पर्म की भी डिस्कवरी इन्होंने ही की थी, एंटोनी वैन ल्यूएनहॉक ने। इसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है क्या, कि बायोलॉजी में फर्दर हम और क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या नहीं पढ़ते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ पैथोलॉजी के बारे में। पैथोलॉजी यानी कि हमारे पास पैथोलॉजी, जैसे हम सेल की स्टडी करते हैं तो उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। तो हम पैथोजन, एक हमारे पास ये मान के चलो कि अगर आप बीमार हो रहे हो तो कोई भी बाहर से एंटीजन आ रहा है, यानी कि कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स आपको आके अटैक करता है। अगर कोई भी बीमार हो रहा है तो बाहर से आएगा और आपको अटैक करेगा, तभी बीमार होगे। तो उसको बोला जाता है पैथोजन। पैथोजन इन द सेंस कि एनी अनवांटेड
फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल यानी कि जो पार्टिकल हमें नहीं चाहिए वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, फिर ये हमें क्या करता है, पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करके हमें डिसीज कॉज करता है। क्या कॉज करता है? डिसीज, बीमारी कॉज करता है। और पैथोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ डिसीज इज नोन एज पैथोलॉजी, यानी कि एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम डिसीज की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? पैथोलॉजी। अब हमारे पास आता है जेनेटिक। जेनेटिक्स क्या होता है कि बेसिकली कि हमारे अंदर जीन्स की प्रेजेंस होती है। तो सबसे पहले कि जो हमारे पास जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स की फादर कौन थे, इनको किसी ने डिस्कवर किया था। जेनेटिक्स के फादर किसको बोला जाता है हमारे पास? ये होते हैं जी जे मेंडल, यानी कि मेंडल साहब को हमारे पास फादर बोला जाता है, जी जे मेंडल जी को। इन्होंने जेनेटिक्स की डिस्कवरी की थी कि हमारे पास कैसे होता है, कि जेनेटिक में चेंज कैसे कर करके क्या हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि हाँ, कि किसी बंदे को जेनेटिकली बीमारी है, यानी पीछे से चली आ रही है, तो कैसे है। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है कि सेल में प्रॉब्लम है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा जितना पड़ा है। तो सबसे पहले सेल, सेल की स्टडी को हमने क्या बोला था? साइटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। उसके बाद हमने पढ़ा था टिश्यू के बारे में, यानी कि हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी बोलते हैं इसको। तो उसके बाद इसमें पढ़ा था हमने, यानी कि हिस्टो मीन्स टिश्यू, यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? टिश्यू, सेल्स कंबाइन होके टिश्यू बनाते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास नेफ्रोलॉजी। नेफ्रो से, जैसे कि सेल हमारे बेसिक यूनिट है, वैसे ही हमारे पास एक होती है यूनिट नेफ्रॉन। नेफ्रॉन यानी कि जैसे हमारे सेल यूनिट बेसिक यूनिट है, वैसे ही नेफ्रॉन हमारी बेसिक यूनिट कहाँ की होती है? किडनी की। कहाँ की? किडनी की। तो नेफ्रॉन क्या हो गया हमारे पास? किडनी। यानी कि जहाँ पे भी आपको नेफ्रेट वर्ड यूज दिखे तो समझ जाना, यानी कि ये किडनी के लिए यूज है। यानी कि स्टडी ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रोलॉजी। ओके, नेफ्रो मीन्स नेफ्रॉन। आगे आते हैं हमारे पास कार्डियोलॉजी। कार्डियो इजीली समझ जाते हैं, यानी कि हार्ट के बारे में बात हो रही है, यानी स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। अब इसके बाद हमारे पास कार्डियोलॉजी हो गई, यानी हार्ट के अंदर हम। इसके बाद मेल्स के अंदर जो हम देखते हैं कि मेल्स के अंदर जो होता है वो होता है 300 ग्राम का हार्ट होता है, और फीमेल के अंदर क्या होता है? 250 ग्राम का हार्ट होता है। वेट हमारे पास फीमेल में थोड़ा कम देखने, ये मतलब नहीं है कि हाँ कि मेल ज़्यादा वो हो गए कि हार्ट इनके अंदर ज़्यादा है तो ये प्यार करने वाले भी। अरे ऐसा नहीं है, सिर्फ वेट का होता है फंक्शनिंग वो। और इसका हार्ट का फंक्शन ये थोड़ी ना होता है कि हाँ दिल लगाना, ये करना, वो तो तुम्हारी उसकी है। मेन इसका फंक्शन पंप करना होता है भाई, कि पंप करना है। उसके बाद हमारे पास आती है कौन से? पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी हम बेसिकली लंग्स की बात करते हैं, कि जो हमारे पास पल्मोनल है तो लंग्स की बात करते हैं, यानी स्टडी ऑफ लंग्स। उसके बाद न्यूरोलॉजी आ जाती है हमारे पास। जैसे ही हमारे पास ये किडनी का कौन था? नेफ्रॉन। ऐसे ही हमारे पास ब्रेन का होता है कौन? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सॉरी। न्यूरॉन हमारा बेसिक यूनिट ऑफ ब्रेन है, यानी कि न्यूरो का मीन्स ब्रेन की स्टडी। स्टडी ऑफ ब्रेन इज नोन एज न्यूरोलॉजी। ये भी आगे फर्दर बताऊंगा आगे। ये स्पेशली गर्ल्स के लिए है। डर्मेटोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ स्किन, स्किन के बारे में। इसको कोई भी अपने दिल पे ना ले, ये सिर्फ स्टडी एजुकेशन पर्पज के लिए है। यानी कि स्किन के लिए जो भी हमारे पास स्टडी होती है वो डर्मेटोलॉजी, यानी सेल्स की स्टडी साइटोलॉजी। और आगे हमने सारा पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लिया सारा का सारा। तो आज हमने ये पढ़ा है। तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने क्या किया था? डेड सेल डिस्कवर किया था। और लिविंग सेल हमारे पास किसने डिस्कवर किया था? ए बी ल्यूवेनहॉक, यानी कि एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने हमारे पास किया था। उसके बाद हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू। नेफ्रोलॉजी किडनी के लिए हो गया हमारे पास। कार्डियोलॉजी हमारे पास हार्ट के लिए हो गया, और ये मेल्स का। और ये, और उसके बाद न्यूरोलॉजी हमारे पास हो गया, पल्मोनोलॉजी हो गया हमारे पास। ठीक है। उसके बाद हमारे पास फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के फादर मैंने क्या बताया था आपको? कौन है फादर ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी के फादर हमारे पास है एरिस्टोटल साहब, यानी कि एरिस्टोटल। ये फादर ऑफ जूलॉजी भी है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी है। इन्हीं को बोला जाता है। काफ़ी बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी यही है। वैसे ही बोटनी के हमारे पास फादर कौन थे? बोटनी के हमारे पास कौन थे? थियो पास्चर। हमारे पास ये दो क्वेश्चंस बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट मान के चलो, बेसिक्स में अगर करा जाता है। उसके बाद हमारे पास ये आज हमारा हो गया कि हमने जो पढ़ा। उसके बाद ये सारा का सारा हमारे अंडर बायोलॉजी का आता है। अब मेन फोकस मैं कल से आपका बायोलॉजी के ऊपर रखूंगा, कि क्योंकि
बायोलॉजी ही सबकी बेसिकली वीक रहती है कि हमारा ये है। तो कल से हम पढ़ने वाले हैं वो जो पढ़ने वाले हैं सेल, यानी कि सेल हमारा कल का टॉपिक रहेगा, कोई पढ़ के ना ज़्यादा पढ़ सकता है। बाकी मैं आपको बेसिक से कल से स्टार्ट कराऊँगा कि सेल के अंदर होता क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज़ क्या होती है, यानी कि सेल के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट-डिफरेंट पाया जाता है। उसके बाद हम जो है इसका मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो नोट्स जो होते हैं नोट्स नोट्स हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, तो कोशिश करना कि हर बच्चा अपने नोट्स साथ के साथ बनाए। इसमें क्या रहता है कि हमारी जो साथ-साथ रिवीजन भी होती रहती है, प्लस जो हैंड रिटन खुद के बच्चे के नोट्स होते हैं ना, उसमें जो लिखता है वो, तो उसको पता रहता है कि मैंने ये चीज़ पढ़ी है या ये चीज़ लिखी है, तो उसमें उसको पता रहता है। तो इसलिए मैं सबको यही एडवाइस करना चाहूँगा कि नोट्स अपने साथ-साथ बनाते रहें। नोट्स ऐसे बने कि कम से कम पेजेज़ आपका ऑक्यूपाई करे, आपके पिन पॉइंट रहे, ताकि कल की डेट पे अगर आपको एग्ज़ाम टाइम पे अभी कभी भी पढ़ना पड़े, तो वो नोट्स पॉइंट टू पॉइंट रहे कि एक बार रिवीजन करें और आपका सारा हो जाए। बाकी आज हमने सिर्फ़ ओवरव्यू लिया है सारा का सारा। कल से मैं आपको डीपली पढ़ाऊँगा कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाला है सारा कुछ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।